तो हमारा जो चैप्टर है इसका नाम भले ही वेक्टर है, लेकिन इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे। तो बस सुनना है शुरुआत में और कुछ नहीं। तो दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन आपको पता है, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। वैसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसको आप फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लेंथ, मास, टाइम, जिसको भी आप मेजर कर सकते हो, माप सकते हो, वो सारा क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है। तो जितने भी वर्ल्ड में फिजिकल क्वांटिटी है उनको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा है स्केलर और दूसरा है वेक्टर। याद रखिएगा, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। अब बात उठता है कि आखिर स्केलर किसको कहेंगे और वेक्टर। 9th क्लास में आप पहली बार ये दोनों नाम सुन चुके हैं। स्केलर उस क्वांटिटी को कहते हैं जिस क्वांटिटी में सिर्फ आपको वैल्यू बताने से काम चल जाए। उसमें आपको कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन बताने का, सिर्फ वैल्यू बताना है। वैल्यू को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वैल्यू, कितना बजा है। कोई पूछेगा टाइम, तो आप घड़ी देख के उसको टाइम बताओगे कि हाँ अभी 2 बजा है, 2:30 बजा है, 1 बजा है। कभी बताया है अभी 2 बजा है टुवर्ड्स राइट, 3 बजा है टुवर्ड्स लेफ्ट, ऐसे तो कोई नहीं बोलता है। इसका मतलब ये कि टाइम एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें वैल्यू बताने से काम चल जा रहा है। आपका हाइट कितना है, तो 6 फीट है, 6 फीट नॉर्थ में है, 2 फीट साउथ में है, ऐसे तो कोई नहीं बताता है। यानी आपका हाइट या किसी चीज का लेंथ या टाइम, जैसे कोई आपसे मास पूछा ये कितना केजी का है, कितने ग्राम का है, आप बता दिए 200 ग्राम का है। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि 200 ग्राम किधर है बताना पड़ रहा है। 200 ग्राम डाउनवर्ड है, 200 ग्राम लेफ्ट है, राइट है, अपवर्ड है। मतलब सिर्फ वैल्यू बताने से काम चल जाए, वो क्वांटिटी होता है आपका स्केलर। लेकिन वैसा क्वांटिटी जिसमें वैल्यू के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना कंपलसरी है। कंपलसरी है तो वो आपका क्वांटिटी किसमें आ जाएगा, वेक्टर में। तो आखिर कैसे क्वांटिटीज हैं जिनका कि आपको डायरेक्शन बताना कंपलसरी है। जैसे कि कोई बोलेगा चलो चलो फोर्स लगाते हैं, कहाँ पे फोर्स लगाना, तो यहाँ पे दीवार पे लगाते हैं। कैसा फोर्स लगाना है, धकेलना है, खींचना है, आखिर लेफ्ट लगाना है, राइट लगाना है, आप पूछिएगा कि क्या करना है। फोर्स का डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। यानी तो फोर्स का वैल्यू के साथ साथ कि हाँ 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है, लेकिन किधर लगाना है ये भी बताना उतना ही जरूरी है। हवा बह रहा है तो हवा का वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी हवा किधर बह रहा है ये भी बताता है। यानी कि हवा का वेलोसिटी के साथ साथ उसके वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहा है। तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वैसा क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, हैविंग, यहाँ पे हम लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड ओनली, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली एंड follows simple laws of algebra। इसका मतलब है कि सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा का मतलब क्या है कि 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। वो सारे क्वांटिटी स्केलर है जो कि सिर्फ जिसमें मैग्नीट्यूड हो और जो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो करे। लेकिन वैसा क्वांटिटी जिसमें दोनों हो, मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू तो हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। याद रखिएगा डायरेक्शन दोनों ही होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ एंड which follows एक खास लॉ यहाँ पे हम लिख रहे हैं, डबल कोट तो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी इस लॉ का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या है अभी इस बारे में हम नहीं बोल रहे, सुन ले आप। एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो ही साथ डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड व्हिच फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो किस लॉ को फॉलो करे, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करे। ये याद रखिएगा, वेक्टर में 2 + 2 1 भी हो सकता है, 2 + 2 2 भी हो सकता है, 2 + 2 0 भी हो सकता है। वेक्टर अलजेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर में 2 + 1 3 भी हो सकता है, 2 + 1 1 भी हो सकता है। ये बार-बार कह रहे हैं वेक्टर अलजेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो आखिर वेक्टर जिस लॉ को फॉलो करता है उसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आखिर ये ट्रायंगल लॉ क्या है हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड में ऐसे कई क्वांटिटीज हैं जो कि स्केलर है और कुछ वेक्टर है। जैसे कुछ एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, तो अगर आप समझ पा रहे हो तो टाइम आपका स्केलर है, स्पीड आपका स्केलर है। अच्छा स्पीड स्केलर है, लेकिन पता है आपको वेलोसिटी वेक्टर है। मास आपका स्केलर है, लेकिन
आपको पता है कि एक्सेलरेशन मास बोलते हैं वेट, मास का जस्ट अपोजिट सिस्टम का मास स्केलर है, लेकिन वेट जो है ना वो ग्रेविटेशनल पुल के डायरेक्शन में काम करता है, तो वेट का डायरेक्शन भी होगा, तो वेट वेक्टर। ऐसे कई क्वांटिटी आपको मिलेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप बचपन से लेके आज तक इतना इतना क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, तो आप कुछ ऐसे क्वांटिटीज के नाम बताएं जो स्केलर साइड में हम लिख सकें। ठीक है, स्केलर साइड में लिखना है हमको कुछ ऐसे क्वांटिटी का नाम। तो हम आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन जरूर देंगे। फिलहाल ये ऑप्शन है, आप बताएंगे हमको कोई भी कि कितने क्वांटिटी आप जानते हो जो कि स्केलर में और वेक्टर में। जब ऑफलाइन मोड होता है तो बच्चों से हम पूछते हैं, मजा भी आता है क्योंकि बहुत सारा पटांग जवाब मिलता है। ऑफलाइन में पता नहीं चल पाया कि हम किसको बोलने थे किसको नहीं। फिर भी स्केलर में आप जितने भी क्वांटिटी जानते हैं आप एक एक करके बताएंगे, और वेक्टर में आप जितने जानते हैं वो भी बताएंगे। ऐसा हम मानते हैं, बोलने का मौका देना चाहिए हमको सबको। आप एक एक करके बोलना से अच्छा है कि आप हाथ रेज करें, हम सबको बोलने का मौका दे दें। आप बोलो भाई संकल्प, क्या क्या बोलना है। अनुभव तुम भी बोल सकते हो, रुको हम सबको अनम्यूट कर रहे हैं 1 मिनट। जो हाथ रेज किया सर स्केलर में एरिया कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके। हाँ, स्केलर में बता रहे हैं कुछ एरिया, बिल्कुल सही। एरिया स्केलर में एरिया वॉल्यूम कोई आपको बोलेगा एरिया वॉल्यूम टेम्परेचर स्केलर की बात हो रही है, सिर्फ स्केलर की बात हो रही है। सब लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। डेंसिटी, करंट हल्ला नहीं होना चाहिए, तो हम म्यूट कर देंगे। टेम्परेचर सर पोटेंशियल डिफरेंस एक बोला, रेजिस्टेंस आप लोग गूगल तो नहीं कर रहे हैं पक्का? तो क्या बड़ा अच्छा नहीं सर, गूगल मत करना। नहीं सर। प्रेशर और एनर्जी स्केलर है। इस बार का तो 11 का मैच कमाल है भाई। डिस्टेंस, वर्क एनर्जी, मोल डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस स्केलर मोल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, मोल। ठीक है, पहले ध्यान रखना है कांस्टेंट और क्वांटिटी पावर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आप बोल रहे हो, कांस्टेंट को आप इसमें कैसे आप ले सकते हैं? कुछ भी क्या है? मोल क्या है? मोल है क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोमेंटम स्केलर में डालने बोल रहे हैं। मोमेंटम वेक्टर वेक्टर क्या सर? मोमेंटम वेक्टर। शांत, काफी कुछ आ गया, शांत, बिल्कुल शांत। हम एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी लिख रहे हैं जो कि बहुत कम लोग जान पाते हैं। ठीक है, अब नहीं सुनना है। डिस्टेंस स्केलर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। अब आप अपने आप को अनम्यूट करके हमको सिर्फ वेक्टर बताओगे। प्रेशर बहुत अच्छा था। प्रेशर एक बात समझते सब लोग, मोमेंटम क्वांटिटी है। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। ये बहुत ही यूनिक बात है कि प्रेशर हमेशा आपको डायरेक्शन में लगता है, फिर भी प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। ये इसका अलग से कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। फिलहाल याद रखिएगा प्रेशर कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक है, इनका भी आवाज इतना होता है, म्यूट कर लेंगे वो। मोमेंटम सर वेलोसिटी आ गया। वर्क एक्सेलरेशन मोमेंटम एक्सेलरेशन ठीक है। टेम्परेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटी हो गया, एक्सेलरेशन ग्रेविटी, वेट नहीं आ गया, फोर्स हो गया। टॉर्क टॉर्क आप पढ़े? कौन पढ़ा है टॉर्क? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सवाल पूछेंगे उससे कुछ। सर वेट क्वांटिटी पढ़े नहीं है, उस क्वांटिटी के बारे में अगर बोल रहे हैं तो सामने ध्यान रखिएगा। टेंशन क्या होगा आप पढ़े हैं? थोड़ा पढ़े हैं सर। डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हमने सबको म्यूट कर दिया। ऑलमोस्ट आपका जवाब एक ही चीज रिपीट हो रहा था, तो हम इसलिए आपको म्यूट कर दिए क्योंकि हम हल्ला ज्यादा नहीं, जितना था काफी था। तो खैर, वेलोसिटी हो गया, वेट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया और टॉर्क, ये सब आप पढ़े ही नहीं तो आप कैसे बोल दीजिएगा? कुछ भी उठा के नहीं बोलना है हम लोग को।
क्योंकि फंस जाएंगे हम लोग खुद अपने ही बात पे। जो क्वांटिटी नहीं पढ़े हैं उसको बिल्कुल नहीं छूना है अभी, आप लगेगा क्या? वेट, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, जितना आप जानते हैं काफी है, अभी हम कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं बात करेंगे। और एक सबसे जरूरी क्वांटिटी, हाँ, एटसेट्रा। तो आप ये समझ चुके हैं कि दो तरह क्वांटिटी होता है, वन इज योर स्केलर, सेकंड इज योर वेक्टर। सारा का सारा फोकस हमारा इस चैप्टर में किसके ऊपर आएगा? वेक्टर के ऊपर। अब हम किसी से पूछ नहीं रहे हैं, हाथ गिरा दे, पूछ नहीं रहे हैं, आपने अपने हाथों को आप नीचे कर ले। ऋषभ कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं, ठीक है। तो वेलोसिटी, वेट, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे कई क्वांटिटी हैं, और भी कई क्वांटिटीज हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो कि वेक्टर है। धीरे धीरे आप जब हर चैप्टर पढ़ोगे तो हर बार नया क्वांटिटी सीखोगे। कभी आप टॉर्क सीखोगे जैसा आपने बताया, कभी आप एंगुलर मोमेंटम सीखोगे, कभी आप कुछ और सीखोगे। तो हर बार हर क्वांटिटी में आपसे पूछा जाएगा कि ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। जैसे कभी कोई फ्लक्स सुन लेगा, कभी कोई कैपेसिटेंस सुन लेगा, आखिर ये सब टर्म्स आते जाएंगे तो ये क्वांटिटी है कैसा, उस समय चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग अब सबका मतलब समझेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर, और जो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो करे, 2 + 2 4, 2 - 2 0। और वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन ये अलजेब्रिक लॉ फॉलो नहीं करता है। तो अब हम फोकस करने जा रहे हैं वेक्टर के रूप में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स आपको तैयार करना है। जो भी सीरियस नहीं है, नोट्स तैयार नहीं कर रहे हैं, वो प्लीज क्लास को छोड़ सकते हैं। हम लोग कौन सा आपसे काम पढ़ रहा है, आप निकलिए, बाकियों को जगह दे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, हो गया। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर के ऊपर। ये सब आप लिखना नहीं है, आपको कॉपी पे जगह छोड़ते जाना है। बीच बीच में हम कहीं कहीं कुछ लिखने के लिए दे देंगे तुरंत, तो आप एक रफ कॉपी लेके बैठोगे, जिसमें जहां जो लिखवाएंगे मेन कॉपी के समय उसको जगह छोड़ के वो सब करते जाओगे। तो मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो आपका 11th वैसे ही उड़ जाएगा। तो दो क्वांटिटी होता है, एक स्केलर है, नंबर 2 इज योर वेक्टर। अब हम लोग सारा फोकस करने वाले हैं वेक्टर के ऊपर। हाँ, वेक्टर जो है, आखिर वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका है स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर एक एरो लगा हो तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कहीं भी ऐसा आप लाइन देखो इसके ऊपर एरो लगा हुआ हो, ये कैसा क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें दो चीजें हैं, एक ये कहलाता है टेल और ये कहलाता है हेड। ये जो आपको दिख रहा है एरो, ये कहलाता है हेड ऑफ वेक्टर, ये कहलाता है टेल ऑफ वेक्टर। दिस वन इज योर टेल ऑफ वेक्टर, टेल ऑफ वेक्टर। और ये जो है ये कहलाता है हेड ऑफ वेक्टर, हेड ऑफ वेक्टर। देखिए टेल ऑफ वेक्टर जो होता है, टेल ऑफ वेक्टर ये हमेशा आपको बताता है मैग्नीट्यूड, और हेड ऑफ वेक्टर हमेशा आपको बताता है डायरेक्शन। वेक्टर में टेल ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड और हेड ऑफ वेक्टर आपको डायरेक्शन। तो वेक्टर में एक टेल होता है, एक हेड, ये आप समझ चुके हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं है। किसी भी क्वांटिटी को अगर आप वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहते हो कि वेक्टर है, तो उस क्वांटिटी के ऊपर एक एरो लगाओगे। किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एक एरो लगा हुआ है, मतलब ये कैसा क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें दोनों चीजें छुपी हुई है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है एफ, और एफ के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, अगर आपको एफ का वैल्यू बताना है तो कैसे बताना होगा? एफ मान लो 10 न्यूटन का फोर्स है, तो ये सिर्फ एफ इक्वल टू 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड हुआ, ये अधूरी बात हुई। 10 न्यूटन ड्यू या टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब आपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता दिया, तो आपका फोर्स कहला गया वेक्टर क्वांटिटी। तो ये रिप्रेजेंट करता है, इसमें दोनों चीज छुपी हुई है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। लेकिन अगर किसी भी क्वांटिटी को आप ऐसे लिखते हो और उसके अगर बगल ये मोड का साइन लगाते हो, मोड कभी भी साइन लगता है, इसका मतलब है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, डायरेक्शन नहीं। कभी भी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी एरो लगाने के बाद अगर बगल दो लाइन खींच देते हैं तो सिर्फ वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, यानी एफ जो है ये है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। इसको पढ़ने का तरीका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, मतलब अगर आपको एफ का वैल्यू बताना है तो हम बोलेंगे एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन, बस सिर्फ वैल्यू, डायरेक्शन नहीं बताना है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका होता है। रेस्निक, हैलिडे, वॉकर एक अच्छी किताब मानी जाती है, वर्ल्ड लेवल में बेस्ट आता है, ये आपके लेवल के लिए। रेस्निक, हैलिडे, वॉकर 3 राइटर है।
तो इन्होंने वेक्टर का एक सिंपल डेफिनेशन बोला। इनके हिसाब से वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। उनके हिसाब से वेक्टर एक ऐसा लाइन है जिसका खुद का डायरेक्शन होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, उनके हिसाब से डेफिनेशन है कि वेक्टर एक ऐसा लाइन है जिसका खुद का डायरेक्शन होता है। अब वेक्टर में कुछ बातों को समझ दो। समझ में इतना तो आ गया, किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर लिखना है, जैसे कहीं वेलोसिटी भी लिखना है ना, तो उसके ऊपर एरो ऐसे लगा रहेगा, मतलब वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। अगर कहीं पे सिर्फ v लिखा हुआ है, आप जान रहे कि ये वेक्टर है, फिर भी बिना एरो के लिखा हुआ है, इसका मतलब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना चाह रहे हैं। मतलब ऐसे लिखा रहा है, चाहे फोर्स f लिख दे बिना एरो का, तो भी समझना है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर अगर एरो नहीं है, इसका मतलब ये समझना है कि वो सिर्फ क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। एनसीईआरटी ने जैसे एरो लगाने से बचने के लिए, पता नहीं किस कारण से, वो शुरू में ही लिख देता है, आजकल की किताब में शायद चेंज होगा। इस किताब में जहां जहां बोल्ड लेटर लिखा गया है, वेक्टर चैप्टर में बोला है, पहले कभी बोला था, आजकल बोला है कि नहीं, तो बोला जो जो बोल्ड लिखा है वो वेक्टर मान ले। मतलब कहीं पे एफ लिखा है तो बोल्ड कर दिया हो, ब्लैक कर दिया। तो कहीं कहीं किसी किसी बुक में ऐसा कर देता है, लेकिन आपको उसे दिमाग नहीं लगाना, आपको बस ये समझना है कि जिसके ऊपर एरो है वेक्टर है, बिना एरो के भी लिखा है तो मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। अब आगे समझते हैं एक और पॉइंट। ये डेफिनेशन हुआ, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल लेना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल लेना है, ध्यान जैसे इधर साइड हवा चल रहा है और बाइक इधर चला रहा है, बाइक का वेलोसिटी हवा का वेलोसिटी, दो वेक्टर हुआ ना, हवा ऐसे चल रहा है, बाइक ऐसे जा रहा है, दो वेक्टर है, दो वेलोसिटी हुआ। तो दोनों के बीच का आपको एंगल पता करना है। तो जहां दो वेक्टर का टेल मिलेगा ना, टेल, वही दोनों के बीच का एंगल होगा, थीटा। ये अगर वेक्टर ए है और ये अगर वेक्टर बी है, इसको कहेंगे हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। आज से आपका पहला फिजिक्स क्लास समझने शुरू हुआ है, तो ध्यान से इससे करना है। अगर कहीं पे एक वेक्टर ए है और कहीं एक वेक्टर बी है, तो दोनों के बीच का एंगल वही लेंगे जहां दोनों का टेल मिलता है। दैट मींस अगर आपको कहीं सिचुएशन ऐसा आ जाए, तो दिखेगा, दिखना चाहिए, कई सिचुएशन ऐसा आ जाए कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दिख रहा है, तो पूछा जाएगा कि अगर ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, तो बताइए P और Q के बीच का एंगल कौन सा है। तो आप में से अगर कोई बोलते हैं कि बीच का एंगल ये है, तो वो गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि एक वेक्टर का हेड है और एक वेक्टर क्या है, टेल। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि एक वेक्टर का हेड आ जाए और एक वेक्टर का टेल आ जाए, जैसे यही था, P वेक्टर था और Q था, और बोला कि P और Q के बीच का एंगल क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि P और Q के बीच का एंगल क्या होगा। तो उस केस में जिसका हेड है उसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाते हैं, अज्यूम कर लेंगे, जैसे ये P आगे बढ़ गया डॉटेड लाइन से, अब वही P वेक्टर यहाँ आ गया। समझने के लिए ये वेक्टर का हल्का आगे बढ़ गया, इससे क्या फायदा हुआ, इसका हेड यहाँ आ गया, टेल यहाँ आ गया, बीच का एंगल ये कहलाएगा। इस वन में ये बीच का एंगल बिल्कुल भी नहीं होगा। बीच का एंगल वो लेंगे जहां दो वेक्टर का टेल मिले, जैसे ये एक वेक्टर है, ये जो कैप है वो हेड है और ये टेल है, तो ये दूसरा वेक्टर, ये हेड ये टेल है, तो ये बीच का एंगल हो, कभी भी ये बीच का। कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ऐसे बनाया हुआ है, देखो ऐसे दिख रहा है, तो ये बीच का एंगल ये वाला बिल्कुल नहीं होगा बीच का एंगल। कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए आपको, तो ये बीच का एंगल कभी नहीं होगा। एक का हेड है और एक का टेल है, जिसका हेड है उसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देना है, तो बीच का एंगल आपको अपने आप समझ में आया कि अच्छा ये बीच का एंगल दिख रहा है ना, ऐसे कराएगा, बढ़ा देना आगे, हमेशा ऐसा बढ़ाना है कि टेल आ जाए, ये ध्यान रखिए। देखिए एक छोटा सवाल है, पहले मेंस में पूछा था, वो भी बहुत पहले, अब मेंस के सवाल को स्कूल लेवल सवाल हो गया है, नॉर्मल। ये सवाल में कोई गलती करता नहीं है, नॉर्मल है, सीधे ऑब्जेक्टिव है, एक नंबर का भी नहीं है, समझिए इतना आसान। देखिए क्वेश्चन क्या है, मेंस का सवाल था बहुत पहले, नॉर्मल। अब मान लीजिए आपको तीन वेक्टर दिया हुआ, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, दिख रहा है, नॉर्मल सा है, समझिएगा। ए बी सी के ऊपर एरो आप ऐसे लगा भी सकते हैं, नहीं लगाया हुआ तो ओवरऑल समझ लेगा कि हाँ बड़ा एरो कोई मान। तीन वेक्टर है, क्वेश्चन क्या है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, सिर्फ मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन तो सेम है नहीं, इक्वल तो नहीं है,
ए का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जितना लंबा ए है उतना ही लंबा बी है, उतना ही लंबा सी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का बात हो गई। अगर ऐसा है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। 1 सेकेंड भी लगेगा आपको आंसर देने में, फिर भी हम आपसे आंसर सुनना चाहते हैं। ए एंड बी कैपिटल हो गया। अगर ए बी सी, ये तो नॉर्मल सा बात है, तब तक हाथ उठ जाते थे। आंसर बताइए सीधे। ए और बी के बीच का एंगल, हाँ सब बता सकते हैं, गुड। तो ए और बी के बीच का एंगल हो गया, हर्षित राज कुछ बोलना चाह रहे हैं? हर्षित 60 डिग्री। हाँ 60। और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? 60 के अलावा कोई बोलना चाह रहे तो बोलिए। 60 के अलावा कोई बोलना चाह रहे तो हाथ रेज करेंगे, ताकि हम सबका एक ही आंसर कितना सुने। कुछ और अलग है? 150, 180, 200, 400 तो बोलो। आर्यन अलग बोलोगे क्या? आर्यन 120 डिग्री। आर्यन ने 120 कहा। अनुराग मिश्रा? हाँ सर 120 होगा। 120। चलिए ठीक है, आप लोग अपने आप को म्यूट कर ले, आर्यन और अनुराग प्लीज। आकांक्षा, हाँ आकांक्षा बोलो बाबू। आकांक्षा म्यूट नहीं हुई? हाँ आकांक्षा तुम भी बोलो। 60 में जाती है, 120 में? सर 120 डिग्री। सब लोग 120, यानी कि अब सब लोग 120 हैं। क्या अभी भी कोई 120 के अपोजिट बोलना चाहते हैं तो वो हाथ रेज करेंगे। 120 का अपोजिट में देखिए, हाँ 60 और 120 का अपोजिट कोई है तो ही हाथ रेज करेंगे। 60 और 120 कोई है तो आप में से आधे लोग समझ गए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ये था। भले ही ए और सी के बीच का एंगल 60 पूछता तो 60, ए और बी के बीच का एंगल आप ये वाला 60 बोल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी है। ए और बी के बीच के ये वाला एंगल को आप नहीं ले सकते। ये भले 60 डिग्री है इक्विलैटरल से, लेकिन एक वेक्टर का हेड है और एक वेक्टर का टेल है। अभी अभी बोले हैं कि कभी भी आप ऐसा नहीं ले सकते हैं बीच का एंगल। अगर आपसे पूछता है एंगल बिटवीन ए एंड बी, दैट मींस आपको ए को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। ए आगे बढ़ गया, पूरा 180 होता है, तो ये वाला कितना बचेगा? 120 डिग्री। तो देखियो, अभी अभी आपको हम सिखाएं तो भी कंफ्यूजन हुआ कुछ लोगों को, या अभी आप सीखे, लेकिन आप में से आधे लोग, आधे क्या सब पे सब तो गधे ही नहीं हो, मतलब ठीक हो, लेकिन मानो हो गधे, इसमें नया क्या गलत क्या बोल रहे हैं। कुछ दिन बाद, क्योंकि हर साल हम आपको गधा नहीं बोल रहे, हम 11th के सब बच्चों को बोल रहे जो कई सालों से आते जा रहे हैं, भले वो बाद में टॉप कर गए, कई जगह चले गए, सब ठीक है, फिर भी क्योंकि अभी सिखाए हैं, अगले चैप्टर में जब हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, आधा बेवकूफ सब फिर से वही बेवकूफी करेगा, टेल हेड देखेगा नहीं और एंगल बीच का कुछ भी बताएगा। अभी तो ताजा ताजा है तो लगा कौन सा बड़ा बात है, लेकिन 2 क्लास 3 क्लास जब 12th में आप जाओगे उसमें हर बार इसका यूज आएगा और आप फंसोगे। तो फिलहाल 2 वेक्टर के बीच का एंगल का आइडिया आपको हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम बताने वाले वेक्टर ऐड कैसे करते हैं, सबसे जरूरी चीज सिखाने वाले हैं। मीटिंग ये एंड हो जाएगा 10 मिनट में, हम अगला मीटिंग आपको आईडी भेज रहे हैं यहाँ पे ग्रुप में, ईमानदारी से ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो अगला क्लास समझ में नहीं आएगा। ये तो बेसिक 9th क्लास से सिखा रहे थे। कॉपी स्क्रीनशॉट। संकल्प का नेट खत्म हो गया, पबजी खेलोगे तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, नेट को फिल कर लो भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अलग हुआ, और दोनों मिला दिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हाँ वो वेक्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्नेहिल आयुष केसरी बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल स्नेहिल, ये भी है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। और आप लोग का मीटिंग आईडी बनाना रहता है, आप लोग आंसर देखने लगते हैं, सॉरी अगला मीटिंग आईडी बना के आपको भेज देते हैं। 5 मिनट का ब्रेक हम ऐसे ही ले लेते हैं बात करते करते। तुम लोग क्या है, घर में बैठे हो मस्त, जीवन चैन, कोरोना जिंदाबाद। मीटिंग नंबर 2 क्लास 11 प्राइवेट फ्यूचर तो आप जान ही रहे हो, टाइम दे देते हैं तो आप अगले क्लास का मीटिंग अपने व्हाट्सएप पे चेक कर लेंगे, ठीक है, भेज रहे हैं।
बेकार चला गया, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ये कौन है लिख रहा है मजा आएगा इस चैप्टर में? ये भगवान, मजेदार चैप्टर तो बहुत है, मजा तो बहुत आएगा सच में। अब फिजिक्स आपको बहुत ही मजा आएगा, इस चैप्टर में तो मजा आएगा ही, इसके बाद सब चैप्टर मजा आएगा क्योंकि डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, डेली लाइफ से इतना अच्छा मजा आएगा। बस सलमान का मूवी देखना बंद कर दिया क्योंकि उसमें फिजिक्स नहीं है। सलमान का कौन मूवी था पता नहीं, बॉडी गार्ड की क्या, उसको उसी दिन से उसका मूवी देखना हम बंद किए। ट्रेन जा रहा है इधर, एक ट्रेन इधर जा रहा है, इस ट्रेन से उस ट्रेन में कूदा एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट लैंडिंग। भाई हमको तो टेंशन मार दिया कि कैसे हो गया, इनर्शिया का तो पूरा खराब हुआ स्थिति है। और उसके बाद तो बाहुबली हम देखने गए, उसमें तो और मजा हमको आया, इलास्टिसिटी का तो वहाँ कमाल कर दिया। नारियल का पेड़ को खींचा, 5 सैनिक बैठाया, ऐसे छोड़ा पूरा का पूरा सैनिक किला के अंदर, मतलब हेवी टाइप से। मतलब आपको सब चैप्टर यहाँ पढ़िएगा और बकायदा उस चैप्टर को हम लोग करेंगे, सब कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग। इवन हम सब एग्जांपल जितना भी पिक्चर में हुआ है सबको हम एग्जांपल में डालेंगे, यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि कैसे नहीं होगा। मतलब क्या मूवी बनाता है साउथ वाला, तो चलो ठीक है, साउथ का लोग बनाया तो लोगों को भगवान की ओर से अधिकार मिला, उनको हम लोग कुछ नहीं कर। सलमान खान कमाल किया। और एक दो मूवी देखे, अजय देवगन का क्या था पता नहीं, वो गाड़ी आया रोका, गाड़ी 6-7 चक्कर कट रहा है ऐसे ऐसे और आराम से गेट खोल के वो उतर रहा है। उससे बढ़िया तो इनर्शिया कहीं कॉन्सेप्ट क्यों देखो, न्यूटन का आत्मा को रुला रहा है बैठा के। खैर अब जो आप सीखने वाले हो, असल में वो आप कैसे सीखने वाले हो है क्या, वो सीखो। उसका नाम है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर जोड़ते कैसे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। दो वेक्टर को जोड़ने का दो तरीका है, दो वेक्टर को जोड़ने का दो तरीका है। अब पता है आपको, वेक्टर जो पहला क्लास मिस कर गया, अगला क्लास में तो कोई जुड़ेगा तो हमको मजबूरी में एक्स्ट्रा क्लास या कुछ हमको भेजना ही पड़ेगा, तो सीख नहीं पाएंगे। जैसे कोई एक बोला कि मेरा ये नेट खत्म हो गया और क्या, तो प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आज का क्लास जिनका छूटा, सेकंड मीटिंग जो ज्वाइन नहीं किए गए हैं। नंबर 1 इज योर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन सबसे पहला लॉ ये है, और दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एडिशन, ठीक है। हमारे पास दो लॉ है, एक है ट्रायंगल लॉ, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। आखिर वेक्टर जोड़ना मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, घर में आपका एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। आपका भाई इसको इधर लाया फोर्स खींच रहा है, आप उसको इधर फोर्स लाया खींच रहे हैं, अलग अलग फोर्स, तो बॉक्स किधर जाएगा? क्या आपका बड़ा भाई का बात मानेगा कि आपका मानेगा? किधर जाएगा बॉक्स? असल में ये दोनों वेक्टर है, दोनों ऐड हो रहा है। और कीजिए, अब हो सकता है बॉक्स कैसे भाग जाए वही तो हमें जानना है। जैसे नदी है और नदी में पानी बह रहा है इधर, यानी पानी का वेलोसिटी है इधर, एरो देख रहे हो, पानी का वेलोसिटी है इधर और आप तैरना चाहते हैं इधर, सीधे आप गौर कीजिएगा, आप तैर के निकलिएगा कुछ ऐसे, क्योंकि यहाँ दो वेक्टर कर रहे हैं, एक इधर और आप निकल रहे हैं इधर। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दो वेलोसिटी है, पानी का वेलोसिटी, आपका वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी मिलके एक नया वेलोसिटी मिलता है। असल में यहाँ दो वेक्टर ऐड हो रहा है। वैसे तो आप बोलेगा मैं खानदान में 75 लोग, 75 ही बॉक्स को खींचेगा तो 75 साइड छोड़ी जाएगा, तो वहां पे 75 वेक्टर ऐड करना सिखाएंगे। अभी सिर्फ आपको कितना वेक्टर ऐड करना सिखा रहे हैं? दो वेक्टर। इसलिए कोई भी लोड नहीं लेगा कि ऑनलाइन मोड में आपको बोलने का मौका दे नहीं रहे, तो आपके मन के ख्यालों को ऐसे ही पहले बोल दे। तो कैसे दो वेक्टर ऐड कर रहे हैं? जैसे कभी आप कहीं पे पानी बरस रहा है, आप सीधे खड़े हो तो आप छाता ऐसे पकड़े रहेंगे, देखिएगा, तो आज चलने लगेगा तो हो सकता है तो तेज चल रहे हैं तो छाता सामने लीजिएगा, ऐसे हो सकता है सामने से पानी आ रहा है, और थोड़ा सा और साइकिल में कोई दोस्त मिल जाए उसके पीछे बैठ गया, थोड़ा और छाता सामने रखिएगा। साइकिल वाला से बढ़िया दोस्त आगे कोई बाइक वाइक लेके तो बाइक पे बैठिए एकदम सामने से रखिएगा। इसका मतलब क्या है कि पानी का ही एंगल आपको अलग अलग लगता है, सेम बारिश। आखिर क्या आपको देख के भगवान जी एंगल चेंज कर रहे हैं बारिश का? बिल्कुल नहीं। होता क्या है? होता यह है कि ये आपका वेलोसिटी और ये बारिश का वेलोसिटी, दो वेलोसिटी मिलके एक नेट वेलोसिटी ऐड होता है, उधर ही नेट बारिश होता है, ठीक है ना।
तो वो कैसे होता है? यहाँ पे एक नॉर्मल सा पानी में एक नाव है, छोटा सा कागज का नाव जो बच्चा लोग खेलता है। अब आपका भाई इसको इधर से फूंक मारा, आप इधर से फूंक मारे, नाव किधर जाएगा? आप बोले जिसका फूंक जाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों वेलोसिटी मिलकर एक नेट वेलोसिटी बनेगा, उधर नाव पानी में भाग जाएगा। कहने का मतलब वेलोसिटी भी ऐड होगा, फोर्स भी ऐड होगा, हर चीज ऐड होता है। तो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं? वेक्टर ऐड होना बहुत जरूरी है, ये डेली लाइफ में बहुत जरूरी है, हर जगह पे इसका काम। इवन एक प्लेन, अगर आप में से कई लोग पायलट बनना चाहते हो और अभी जैसे मान लो चाइना से लड़ाई शुरू हो जाए, लेस देन 1 मिनट ये मीटिंग खत्म होगा, तो जैसे ही खत्म हो तब तक हम बात करें, खत्म होगा तो अपने आप वो मीटिंग शुरू हो जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर आपको बम गिराना है किसी जगह पे, तो आपको तब भी वेक्टर का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बम गिराना है और बिना वेक्टर के नॉलेज के आप बम गिराते हैं तो पता चला गिराना से चाइना में, लद्दाख अपने ही देश में गिरा के आ गए ना। हो सकता है, कैसे हो सकता है भाई? प्लेन का वेलोसिटी इधर, बम का वेलोसिटी नीचे, दोनों मिलकर बम कुछ और एंगल पे जाएगा, ठीक है ना। आखिर हिरोशिमा नागासाकी ये सब जगह पे जो बम गिराया गया उसको बहुत ही एंगल पे प्रिसिजन के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन या वेक्टर का नॉलेज हुआ तभी लोग गिरा पाए, बिना इसके नॉलेज के कहीं भी गिराना नहीं है ना। किस वेलोसिटी से आपका प्लेन जा रहा है, ग्रेविटी किस वेलोसिटी से उसको नीचे की ओर खींचेगा, वेलोसिटी कैसे इंक्रीज करेगा, दोनों वेलोसिटी मिलकर नेट वेलोसिटी किधर होगा, ये सब जानकर ही काम होता है। तो वही सब सीखने के लिए